भाइयों, इतिहास हमें दो बातें सिखाता है। एक, कि किसी देश की ताकत उसके हथियारों में नहीं होती, और दूसरी, कि किसी सभ्यता की कमजोरी उसके टूटने में नहीं, उसके फिर खड़े होने में होती है। आज हम जिस इंडिया में रहते हैं, ये कोई नया देश नहीं है। ये हजारों साल पुरानी एक महान शक्ति का पुनर्जन्म है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम। आज हम खोजेंगे, क्या सच में एंशिएंट इंडिया एक सुपर पावर था, या ये सब एक बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानी है। ये सफर लंबा है, गहरा है और रोमांचक भी। चलो शुरू करते हैं। भाई, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से शिकारी भोजक थे, इंडिया में लोग शहर बसाना शुरू कर चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता जहां प्लानिंग इतनी एडवांस थी कि आज की कई मॉडर्न सिटीज भी फेल हो जाएं। ये सब बिना राजा, बिना ताज, बिना किसी तानाशाह के हुआ। एक ऐसी सोसाइटी जो मिलकर चलती थी, डिसिप्लिन, हार्मनी और इक्वालिटी के साथ। भाई, यही तो सुपर पावर की पहली पहचान है। एक ऐसी सभ्यता जो केओस नहीं, ऑर्डर में जीती है। इंडस के बाद आता है वैदिक एज, और भाई, ये वो दौर है जब दुनिया अभी ABCD सीख रही थी और यहाँ लोग ब्रह्मांड पर डिबेट कर रहे थे। ऋग्वेदा में कॉस्मोलॉजी, यजुर्वेदा में रिचुअल्स, समावेदा में म्यूजिक, अथर्ववेदा में हीलिंग साइंस। ये किताबें सिर्फ धर्म नहीं थीं, ये भारत की साइंटिफिक सोच का पहला रूप थी। भाई, 3500 साल पहले लोग ब्रह्मांड को अनंत कहते थे, अर्थ का एज डिस्क्राइब करते थे, टाइम चक्र की बात करते थे। आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी वही बातें दोहराती है। दुनिया में कहीं स्पिरिचुअलिटी इतनी गहरी नहीं जितनी भारत में, क्योंकि यहाँ भगवान डर का नहीं, ज्ञान का प्रतीक था। उपनिषद्स में लिखा है, तत्वमसि, यू आर दैट। मतलब डिवाइन शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। भाई, ये माइंडसेट ही इंसान को पावरफुल बनाता है। योगा, माइंड बॉडी डिसिप्लिन, मेडिटेशन, न्यूरोसाइंस फाउंडेशन, कार्मा, मॉरल स्ट्रक्चर, धर्मा, ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी। जहां समाज ड्यूटी पर चले, जहां लोग कर्म से पहचाने जाएं, वहां पतन नहीं होता, वहां शक्ति जन्म लेती है। अब आते हैं उस दौर पर जब भारत का शिक्षा तंत्र अपने शिखर पर था। तक्षशिला 600 BC, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, 68 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, सर्जरी, स्टेटक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉमी, नालंदा, 5th century CE, 10,000 स्टूडेंट्स, 2000 टीचर्स, एंट्रेंस एग्जाम सो टफ कि राजकुमार भी फेल हो जाए। लाइब्रेरी इतनी विशाल कि 3 महीने तक जलती रही। भाई सोचो, दुनिया में यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और भारत में इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े थे कि पूरा एशिया यहाँ पढ़ने आता था। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, हर जगह से स्कॉलर्स इंडिया आते थे और नॉलेज यहाँ से वापस ले जाते थे। किसी देश की असली सुपर पावर उसकी सेना नहीं, उसका नॉलेज होता है। तो भाई, एंशिएंट इंडिया एक सुपरस्टिशन पर चलता देश नहीं था। ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां लॉजिक था, गणित था, विज्ञान था, और सबसे बड़ी ताकत मानसिक शक्ति थी। हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। अब असली खुलासा होगा जब हम देखेंगे कि इंडिया सिर्फ ज्ञान में नहीं, टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, सर्जरी और वॉरफेयर में भी सुपर पावर था। भाइयों, दुनिया कहती है कि भारत की पुरानी कहानियां सिर्फ मिथक हैं, पर जब हम इतिहास खोलते हैं तो सच की गंध आती है, विज्ञान की गंध। आज हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया चमत्कार नहीं, प्योर साइंस पर चलता था। भाई, आज मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, AI हो, बैंकिंग हो, सबकी जड़ एक ही चीज है, जीरो। और ये जीरो दुनिया को दिया किसने? आर्यभट्ट। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट था। कुछ भी नहीं को वैल्यू देना एक दिमाग में ही पॉसिबल था, जो भारत का था। जीरो ने दुनिया को जोड़ दिया, गुणा दे दिया और गणित को विंग्स दे दिए। भाई, आज हम सिन, कॉस, टान पढ़ते हैं। ये सब आर्यभट्ट के समय से आ रहा है। ब्रह्मगुप्ता ने एल्जिब्रा में रिवॉल्यूशन ला दिया, नेगेटिव नंबर समझाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। भास्करा ने कैलकुलस जैसे कॉन्सेप्ट्स पर काम किया जब यूरोप अभी अंधेरे में था। ये सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये हजारों साल की इंटेलेक्चुअल पावर थी जिसे आज हम भूल चुके हैं। भाई, ये सुनकर दुनिया शॉक हो जाती है कि
कि 2500 साल पहले भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। सुश्रुत पहले डॉक्यूमेंटेड सर्जन। उनकी किताब सुश्रुता संहिता वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जिकल इंसाइक्लोपीडिया थी। नोज रिकंस्ट्रक्शन, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, कैटरैक्ट ऑपरेशन, सर्जिकल टूल्स, 125 टाइप्स, बैंडेजेस और एनेस्थीसिया टेक्निक्स। आज भी दुनिया इन्हें दुनिया का फादर ऑफ सर्जरी कहती है। जब दुनिया घाव को फेट मानती थी, भारत उसे ठीक करना कला मानता था। एंशिएंट इंडिया में खगोल विज्ञान केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं था, वो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी था। आर्यभट्ट ने कहा, पृथ्वी घूमती है। ये बात यूरोप को 1000 साल बाद समझ आई। इक्लिप्सिस का कैलकुलेशन, प्लैनेटरी मोशन, अर्थ्स सरकमफ्रेंस, सब करेक्ट। ये बात कल्पना नहीं, कैलकुलेशन थी। भाई, दुनिया में सबसे क्वालिटी वाला स्टील कौन सा था? चीन का नहीं, अरब का नहीं, इंडिया का, वुड्स स्टील। यही स्टील बाद में डमास्कस स्टील कहलाया, जिससे दुनिया की सबसे घातक तलवारें बनी। और दिल्ली का आयरन पिलर केरहर 600 साल से रस्ट नहीं हुआ। आज की मॉडर्न मेटलर्जी भी उस क्वालिटी को रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। यही असली भारत था, लोहे को भी अमर बना देने वाला। स्टेपवेल्स, बाउरी, वाटर इंजीनियरिंग, एलोरा केव्स, सॉलिड रॉक को हटाकर बनाई गई कोणार्क टेम्पल, एस्ट्रोनॉमिकल मशीन, कैलासा टेम्पल, 200,000 टन्स रॉक रिमूव्ड वर्टिकली। इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर दुनिया आज भी पूछती है, कैसे किया ये? और भाई, हमारे पूर्वज कहते थे, मेहनत से। तो क्या एंशिएंट इंडिया सुपर पावर था? अगर ज्ञान सुपर पावर है, हाँ। अगर विज्ञान सुपर पावर है, हाँ। अगर सर्जिकल स्किल, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर सुपर पावर है, तो हाँ भाई, इंडिया दुनिया की सबसे पहले साइंटिफिक सिविलाइजेशंस में एक था। अब कहानी और गहरी होगी। अब आएगा इंडिया का मिलिट्री पावर, वेपन्स, एम्पायर्स और जियोपॉलिटिक्स वाला असली हिस्सा। भाइयों, दुनिया कहती है कि भारत की पुरानी कहानियां सिर्फ मिथक हैं, पर जब हम इतिहास खोलते हैं तो सच की गंध आती है, विज्ञान की गंध। आज हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया चमत्कार नहीं, प्योर साइंस पर चलता था। जब अलेक्जेंडर इंडिया की सीमा तक पहुंचा, उसे लगा होगा कि वो दुनिया जीत चुका है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस धरती पर एक नौजवान उभर रहा है, जिसका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य। चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्ता की शक्ति दोनों मिलकर भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाते हैं। ग्रीक हिस्टोरियंस मेंशन इंडियन सोल्जर्स वर टॉल, डिसिप्लिन्ड, फियर्स। मौर्यन एम्पायर, बिगेस्ट एम्पायर इन इंडिया। 6 लाख सैनिक, 30,000 कैवलरी, 9,000 वॉर एलिफेंट्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड। उस समय दुनिया में किसी भी एम्पायर के पास इतनी ट्रेन्ड आर्मीज नहीं थी। मौर्यन एम्पायर की ताकत ही इंडिया को सुपर पावर बनाती थी। भाई, सेना ताकत है, लेकिन ताकत को चलाने के लिए दिमाग चाहिए, और वो दिमाग था चाणक्य। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी दुनिया के सबसे एडवांस्ड पॉलिटिकल टेक्स्ट्स में गिनी जाती है। टैक्स सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, एस्पियोनाज, ट्रेड रूट्स, हर चीज साइंटिफिक ढंग से लिखी गई थी। चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाया, राष्ट्र बनाया। भाई, अशोक वो राजा था जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। कलिंगा युद्ध में हजारों मरे, लाखों घायल हुए, और वहीं अशोक टूट गया, क्योंकि असली शक्ति मारने में नहीं, बदलने में है। अशोक ने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म और शांति को दुनिया भर में फैलाया। इंडिया तब दुनिया का कल्चरल सुपर पावर बन गया था। गुप्ता एम्पायर वो समय है जब इंडिया दुनिया का सबसे एजुकेटेड, रिचेस्ट और पावरफुल देश था। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वो हर युद्ध जीतता था। गुप्ता सोल्जर्स ट्रेन्ड थे, आर्चरी, सोर्ड फाइटिंग, वॉर एलिफेंट्स, हॉर्स माउंटेड आर्चर्स, फोर्ट वॉरफेयर, और सबसे खास गुप्ता मेटलर्जी, स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन वेपन्स। यही वो समय था जब इंडिया की साइंस और मिलिट्री दोनों पीक पर थी। भाई, आज मिसाइल्स और ड्रोन्स की बात होती है, लेकिन इंडिया में हजारों साल पहले ऐसे वेपन्स थे जिनकी डिस्क्रिप्शंस मॉडर्न वेपन्स जैसी लगती है। एस्ट्रा, गाइडेड वेपन्स कॉन्सेप्ट, अग्नेया अस्त्रा, फायर बेस्ड वरुण अस्त्रा, वाटर वायु अस्त्रा, फोर्स ब्रह्मास्त्र, अल्टीमेट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इनका मतलब लिटरल हथियार नहीं,
ऊर्जा आधारित टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स थे। वॉर एलिफेंट्स इंडिया का सबसे आइकॉनिक वॉर यूनिट, चक्रा फॉर्मेशन, गरुड़ा फॉर्मेशन। इंडिया की बैटलफील्ड जियोमेट्री अनमैच्ड थी। फोर्ट एंड सिटी डिफेंस वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए, मल्टीपल लेयर्स, वाटर एंगल्ड गेट्स। इंडिया की युद्ध कला सिर्फ ताकत नहीं, स्ट्रैटेजी थी, साइंस थी। इंडिया सिर्फ युद्ध से नहीं जीता, व्यापार से जीता। सिल्क रूट पर इंडियन स्पाइसेस, कॉटन, स्टील, मेडिसिन की मांग थी। रोम तक लोग कहते थे इंडिया ड्रेन्स और गोल्ड, मतलब इतना सोना इंडिया में आता था कि रोमन एम्पायर चिंता में पड़ जाता था। तो भाई एंशिएंट इंडिया सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, बल्कि सेना, रणनीति, हथियार और साम्राज्य में भी सुपर पावर था। लेकिन असली मजा अब आएगा जब हम देखेंगे कि इंडिया की सांस्कृतिक ताकत कैसे पूरे एशिया को बदल देती है। भाइयों, ताकत सिर्फ सेना और हथियारों से नहीं बनती। असली शक्ति वो होती है जो बिना तलवार उठाए दूसरे दिलों में जगह बना ले। और एंशिएंट इंडिया की कल्चुरा वो ऐसी ही शक्ति थी जिसने पूरा एशिया बदल दिया। भाई, आज जापान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका सब जगह बुद्धिज्म है, लेकिन इसकी जड़ भारत। जब अशोक युद्ध छोड़कर शांति के रास्ते पर आया तो उसने बुद्ध का संदेश पूरे एशिया में फैलाने की कसम खाई। इंडियन मंक्स समुद्र पार गए, पहाड़ पार गए, हजारों किलोमीटर पैदल चले, सिर्फ एक चीज लेकर, करुणा, कंपैशन, और दुनिया बदल गई। नालंदा एशिया का लर्निंग सेंटर, बोधि धर्मा, चाइना जाकर शाओलिन टेम्पल की नींव, सिल्क रूट बुद्धिज्म का मुख्य मार्ग, जापान में ज़ेन बुद्धिज्म, इंडिया की देन। ये ताकत तलवार की नहीं थी, दिल की थी। इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सब देशों की जड़ें देखोगे तो इंडिया की महक आएगी। इंडोनेशिया मुस्लिम देश, लेकिन महाकाव्य रामायणा का नेशनल सिंबल, गरुड़ा नेशनल एम्बलम, स्ट्रीट्स, मॉन्यूमेंट्स इंडियन एपिक्स पर आधारित है। कंबोडिया, अंकोर, वट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, शिवा और विष्णु को समर्पित। आर्किटेक्चर, स्क्रिप्चर्स सब इंडिया से प्रेरित। थाईलैंड, राजा का नाम रामा पर आधारित, पूरा रॉयल फैमिली रामायणा ट्रेडिशन पर चलता है। वियतनाम, संस्कृत नाम, इंडियन गॉड्स। इंडिया ने इन देशों पर राज नहीं किया, फिर भी इंडिया की संस्कृति वहां रची बसी है, क्योंकि असर बिना जोर के भी होता है अगर संस्कृति गहरी हो। भाई, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये सिर्फ नृत्य नहीं, ये गणित, ताल, योग और भावना का मिश्रण थे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में फ्रीक्वेंसीज ऐसी थीं जो दिमाग को शांत कर देती। आज न्यूरोसाइंस इसे हीलिंग फ्रीक्वेंसी मानता है। और सबसे खूबसूरत बात, ये कला बाहर नहीं ले जानी पड़ी, दुनिया खुद इसे लेने आई। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, सबसे वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आइडियल स्ट्रक्चर रखती है। संस्कृत से थाई, इंडोनेशियन, खमेर, सिन्हाला, नेपाली और कई एशियाई भाषाएं बनी। एक भाषा पूरे एशिया की संस्कृति को जोड़ती हुई। भाई, मसाले, योग, आयुर्वेद, कपड़े, इंडिया की लाइफस्टाइल हजारों साल पहले ही ग्लोबल हो चुकी थी। स्पाइस ट्रेड पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप तक, कॉटन टेक्सटाइल्स वर्ल्ड फेमस, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स चाइना और अरब तक जाती थी। इंडिया ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, लेकिन दुनिया इंडिया से प्रभावित होती चली गई। ये सच है भाई, एंशिएंट इंडिया एक सैन्य महाशक्ति था, एक वैज्ञानिक महाशक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी संस्कृति थी, जो हथियार से नहीं फैली बल्कि दिल से फैली। एक ऐसी संस्कृति जिसने इंसान को जोड़ा, शांति सिखाई और ज्ञान दुनिया तक पहुंचाया। अब अगले भाग में हम जानेंगे एंशिएंट इंडिया की आर्थिक ताकत, कैसे इंडिया दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बना। जब दुनिया सोना ढूंढ रही थी, तब भारत सोना बांट रहा था। भाइयों, आज हम दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज की बात करते हैं। अमेरिका, चीन, यूएई, यूरोप पर एक समय था जब ये सब देश अस्तित्व में भी नहीं थे और भारत अकेला दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था था। आज हम उसी सच को खोलेंगे जो इतिहास की किताबों में छुपा दिया गया। इतिहास के सबसे ऑथेंटिक आर्थिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं,
साल 1 एडी में दुनिया की टोटल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर था 33%। मतलब भाई, दुनिया की 1/3 संपत्ति इंडिया के पास थी। चाइना था दूसरा, और रोम, ग्रीस, पूरे यूरोप का मिलाकर भी इंडिया जितना नहीं था। ये बात गर्व से नहीं, सच से आती है। भाई, इंडिया बेरोजगारों का देश नहीं था। इंडिया फैक्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड था। इंडिया के कपड़े रोम में लग्जरी माने जाते थे। इंडियन स्पाइसेस अरेबिया में सोने के बराबर बिकते थे। वूड स्टील पूरा मिडिल ईस्ट खरीदता था। आयुर्वेदा मेडिसिन इजिप्ट तक जाती थी। रोमन एम्पायर की सेनेट ने कंप्लेंट किया था, इंडिया ड्रेन्स आवर गोल्ड। उनका गोल्ड इंडिया में अटक जाता था क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स इतने हाई क्वालिटी थे कि रिटर्न में गोल्ड ही देना पड़ता था। सिल्क रूट, स्पाइस रूट, मैरिटाइम ट्रेड, इन सब का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया था। केरला से लेकर गुजरात तक ऐसे पोर्ट्स थे जहां अरब, ग्रीक, रोमन, चाइनीज व्यापारी कतार में खड़े रहते थे। और भाई, इंडिया के पास सिर्फ व्यापार नहीं, ट्रस्ट था। दुनिया जानती थी इंडिया बेस्ट क्वालिटी देगा। इंडिया में खेती सिर्फ किसान का काम नहीं, विज्ञान था। इरिगेशन कैनाल्स, स्टेप वेल्स, वाटर हार्वेस्टिंग, क्रॉप रोटेशन, मॉनसून प्रिडिक्शन, ये सब हजारों साल पहले होता था। और इसलिए इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर था। राइस, शुगर, कॉटन, जूट, स्पाइसेस। हराप्पा और मोहेंजोदारो के बाद इंडिया के मेडिवल और एंशिएंट सिटीज इतने एडवांस थे कि फॉरेन ट्रैवलर्स शॉक्ड रह जाते थे। फाहियन, शुआनजांग, इब्न बत्तूता, सब ने लिखा कि इंडिया के शहर रिच, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड थे। बाजार में हर वस्तु मिलती थी और क्राफ्ट्समैन दुनिया के बेस्ट माने जाते थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र बताता है, इंडिया में टैक्स एक साइंटिफिक सिस्टम था। राजा टैक्स लेता था लेकिन जनता के विकास पर खर्च करता था। भारत में पॉवर्टी रेयर थी क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर कम्युनिटी बेस्ड था। भाई, सोना आज भी इंडिया में बहुत है, लेकिन पहले इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे। टेम्पल्स बैंक्स की तरह काम करते थे। वेल्थ स्टोर होती थी। साउथ इंडियन टेम्पल्स इतने रिच थे कि कई देशों की जीडीपी से ज्यादा धन था। तो भाई, क्या एंशिएंट इंडिया सुपर पावर था? अगर वेल्थ सुपर पावर है तो इंडिया दुनिया का एम्परर था। हमारी खेती, हमारी ट्रेड, हमारी क्राफ्ट्समैनशिप, ये सब मिलकर भारत को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनाते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आएगा वो हिस्सा जिसने इंडिया को बदल दिया। एंशिएंट इंडिया की वीकनेसेस और फॉल का सच कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। भाइयों, हर महान सभ्यता ऊपर चढ़ती है, लेकिन हमेशा एक सवाल छूट जाता है, वो गिरती क्यों है? और इंडिया का पतन दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि उन कमजोरियों की वजह से शुरू हुआ जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? एकता का अभाव। मौर्यन एम्पायर गिरा, पूरा इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर राज्य अपनी लड़ाई लड़ रहा था। किसान अपना टैक्स राजा को दे रहा था, राजा अपने दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। भारत की मिट्टी एक थी लेकिन मन हजार थे। ग्रीक्स लिखते हैं कि इंडियन सोल्जर्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन इंडियन किंग्स डिवाइडेड थे। फॉरेन इन्वेडर्स ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया। भाई, धर्म इंडिया की ताकत था, लेकिन समय के साथ वही ताकत कमजोरी बन गई। कम्युनिटीज में कंपटीशन बढ़ा, कास्ट रिजिड होती गई, किंगडम्स ऑनर के लिए लड़ने लगे। दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर पैदा हो गया। घर टूटे तो महल भी गिर जाता है। इंडिया इतना अमीर था कि दुनिया उसकी ओर खिंची चली आती थी। ग्रीक, शाका, कुशान, हून, सब ने इंडिया की वेल्थ देखी, लेकिन सबसे बड़ा झटका आया जब सेंट्रल एशियन और पर्शियन इन्वेडर्स इंडिया की सीमाओं को तोड़कर राज्यों को लूटने लगे। इंडिया कमजोरी से नहीं, अपनी अत्यधिक धन दौलत से गिरा, क्योंकि जिसने भी इंडिया देखा वो उसे अपना बनाना चाहता था। भाइयों, एक देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्मी नहीं, उसका ज्ञान होता है। और जब नालंदा जलाई गई तब सिर्फ किताबें नहीं जली, इंडिया की सोच जल गई। 3 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। हवा में धुआं नहीं, ज्ञान की चीखें थीं। जिस देश की शिक्षा मर जाए वो देश
गिर ही जाता है। इंडिया वीक था? नहीं भाई, इंडिया को वीक किया गया। 1000 साल में इतने इन्वेजन्स हुए कि इंडिया की वेल्थ ड्रेन होती चली गई। और जब ब्रिटिश आए, उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया। ट्रेड रूट्स तोड़ दिए, इंडस्ट्रीज बंद कराई, फार्मर्स को फोर्स्ड क्रॉप्स दिए, एजुकेशन को रिप्लेस किया। 24% वर्ल्ड जीडीपी से 3% पर इंडिया गिरा। 30 मिलियन इंडियंस फैमिन में मरे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म। ये सिर्फ लूट नहीं थी, एक पूरी सभ्यता को तोड़ने की कोशिश थी। भाई, सबसे गहरी बात सुन, इंडिया इसलिए नहीं गिरा कि वो कमजोर था। इंडिया इसलिए गिरा क्योंकि वो अपनी ताकत पर गर्व तो करता रहा, लेकिन अपनी कमजोरियों को नहीं जान पाया। जब यूनिटी टूटी, जब नॉलेज कमजोर पड़ा, जब इकोनॉमी ड्रेन हुई, जब किंग डिवाइडेड हुए, इंडिया का टूटना तय हो गया। भाइयों, एक देश तब हारता है जब उसके लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं। एंशिएंट इंडिया गिरा, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सभ्यता मिट सकती है, लेकिन संस्कृति नहीं। और अगले भाग में हम देखेंगे भारत का फिर से उठना, एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। जिस देश का इतिहास गिरकर उठने का हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। भाइयों, इतिहास की सबसे बड़ी कहानी वो नहीं है जब एक देश सुपर पावर बनता है। सबसे बड़ी कहानी वो होती है जब एक देश टूटने के बाद दोबारा खड़ा होता है। और भारत वापस खड़ा हुआ। फॉरेन इन्वेजन्स ने भारत को चोट पहुंचाई, लेकिन जड़ें नहीं काट पाई। मंदिर टूटे पर आरती नहीं बंद हुई। गुरुकुल मिटे पर ज्ञान की लौ नहीं बुझी। शासन बदला पर संस्कृति नहीं बदली। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यही थी, आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं हुई। जिस देश की आत्मा जिंदा रहे, उसे मिटाना असंभव है। भाई, जब इंडिया सबसे अंधेरे दौर में था, तभी भारत ने अपने सबसे उजले लोग पैदा किए। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को जोड़ा, एक भारत, एक संस्कृति की भावना से। रामानुजा ने इक्वालिटी का संदेश फैलाया। कबीर, तुलसीदास, नानक, इन संतों ने भारत को फिर से स्पिरिचुअल बैकबोन दी। ये लोग एम्परर्स नहीं थे, पर देश को उठाने की असली ताकत ये ही थे। इंडिया सिर्फ गिरा नहीं रहा, कई जगहों पर फिर उठ रहा था। चोला एम्पायर, साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया तक विस्तार, मैरीटाइम पावर, टेम्पल्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, पूरी दुनिया में कल्चरल इन्फ्लुएंस। विजयनगरा एम्पायर, दुनिया के रिचेस्ट एम्पायर्स में एक। हम्पी में इतना सोना था कि फॉरेन ट्रैवलर्स दंग रह जाते थे। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम, राजपूत किंगडम्स, अनमैच्ड ब्रेवरी, आर्किटेक्चर। ये रीजनल एम्पायर्स इंडिया की फ्लेम को बुझने नहीं देते थे। हर युग में जब दुनिया इंडिया को कमजोर समझती थी, इंडिया कुछ ऐसा करता था जो उसे फिर से उठाता था। आयुर्वेदा बचा, फिर फला फूला। टेम्पल यूनिवर्सिटीज ने शिक्षा को वापस मजबूत किया। संस्कृत फिर से साहित्य का केंद्र बनी। आर्ट्स, डांस, म्यूजिक। इंडिया के हर स्टेट में नया जन्म हुआ। भारत घायल हुआ, लेकिन टूटने नहीं दिया। ब्रिटिश रूल से पहले 1700 में इंडिया का जीडीपी शेयर अभी भी 34% था। दुनिया में नंबर 1। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, आर्ट्स, मेटलर्जी। इंडिया वैश्विक व्यापार का राजा था। मतलब इंडिया गिरा नहीं था, बस बड़े खेल में पॉज पर था। भाई, एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, इंडिया इतने झटके सहकर भी कैसे बचा रहा? उत्तर सिर्फ एक है, सोच। इंडिया की सोच हार मानने वाली नहीं, ध्यान, कर्म, धैर्य और पुनर्जन्म वाली थी। जिस देश की सोच हार न मानने की हो, वो कभी खत्म नहीं होता। इंडिया गिरा, हाँ भाई, ये सच है, लेकिन इंडिया उठा भी, और यही सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जो देश 1000 बार टूटकर भी 1000 बार खड़ा हो जाए, वो सिर्फ देश नहीं, एक विचार होता है। और अगले भाग में हम देखेंगे आधुनिक इंडिया का उदय, वो इंडिया जो आज फिर दुनिया को हैरान कर रहा है। भाइयों, हजारों साल की सभ्यता, सैकड़ों साल का संघर्ष, दर्द भी, अंधेरा भी, लेकिन एक दिन सूरज निकलता है। और भारत के लिए वो सूरज 20वीं सदी के बाद निकला। ये है कहानी इंडिया के दोबारा उठने की। 1947 में हमें आजादी मिली। 200 साल की लूट, इंडस्ट्रीज बर्बाद, 95% पॉपुलेशन गरीब, फूड शॉर्टेज, फैमिन का डर, एजुकेशन सिस्टम कमजोर। लेकिन भाई, इस देश ने हार नहीं मानी। हमने जीरो से शुरुआत की। कभी कभी टूटा हुआ इंसान ही सबसे ऊंचा उठता है।
कंट्रीज भी ऐसा ही करती हैं। इंडिया की असली ताकत हमारी पॉपुलेशन नहीं, हमारा दिमाग है। आजादी के बाद इंडिया ने दुनिया को अपना दिमाग दिखाया। होमी भाभा न्यूक्लियर साइंस, विक्रम साराभाई स्पेस, अब्दुल कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एजुकेशन, वर्गेसे कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन। इन सब ने दुनिया को बताया इंडिया वापस आ रहा है। भाई, इसरो की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला रॉकेट स्कूटर और साइकिल पर ले जाया गया था। लैबोरेटरीज छोटे घरों में थी, बजट बहुत कम था। लेकिन आज चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, सबसे सस्ता और एफिशिएंट स्पेस मिशंस। इंडिया वो देश है जिसने दुनिया को दिखाया कम पैसे में भी बड़ा साइंस किया जा सकता है। ये ताकत जमीन से नहीं, जज्बे से आती है। भाई, 1991 में इंडिया क्राइसिस में था, लेकिन उसी साल हमने इकोनॉमी खोल दी और यहीं से भारत ने दौड़ लगानी शुरू की। अचीवमेंट्स, आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2030 तक टॉप 3 में आने की उम्मीद। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, दुनिया में नंबर 1 इंडिया फिर से ग्लोबल स्टेज पर जगह बना रहा है। आज की दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश है। सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन, जिनमें एनर्जी है, हंगर है, ड्रीम्स है। यूपीआई ने दुनिया का पेमेंट सिस्टम बदल दिया। स्टार्टअप्स इंडिया को इनोवेशन हब बना रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक, हर फील्ड में इंडियंस चमक रहे हैं। ये वही देश है भाई जिसे लोग कभी गरीब कहते थे, आज दुनिया उससे सीख रही है। आज का इंडिया सिर्फ इकोनॉमी नहीं, मिलिट्री पावर भी बन रहा है। तेजस, आईएनएस विक्रांत, अग्निवीर, ब्रह्मोस, S-400 सिस्टम्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्मीज। इंडिया अब सिर्फ रक्षा नहीं, स्ट्रैटेजी भी तय करता है। योगा आज दुनिया में सबसे फेमस हेल्थ साइंस है। बॉलीवुड दुनिया भर में देखा जाता है। इंडियन फूड ग्लोबल टेस्ट बन चुका है। आयुर्वेदा दुनिया में थेरेपी बन गई है। ये सब मिलकर भारत की नई पहचान बना रहे हैं। भाइयों, एंशिएंट इंडिया एक सुपर पावर था। मॉडर्न इंडिया फिर से सुपर पावर बनने की राह पर है। और इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल किसी सरकार या राजा का नहीं, हम जैसे आम लोगों का है। क्योंकि भारत सिर्फ जमीन नहीं है, भारत एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते। भाइयों, हमने इस यात्रा में भारत की पूरी कहानी देखी। एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में है, जो साइंस, मैथ्स, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी का जनक है, जिसने दुनिया को संस्कृति दी, ज्ञान दिया, शांति दी। फिर वह देश गिरा भी, टूटा भी, लूटा भी गया। लेकिन भाई, भारत खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी देश की असली ताकत उसके महलों में नहीं, उसकी मिट्टी में होती है, उसके लोगों के दिल में होती। इस देश ने अंधेरा भी देखा, दर्द भी देखा और निराशा भी, लेकिन हर बार भारत ने अपने घावों पर मिट्टी लगाई, धूल झाड़ी और फिर से खड़ा हो गया। आज का इंडिया एंशिएंट इंडिया नहीं है, ब्रिटिश ईरा का इंडिया नहीं है, ये नया भारत है भाई। एक ऐसा भारत जो खुद पर भरोसा करना सीख चुका है, जिसे अपनी ताकत पता है, जिसे अपनी जड़ें याद हैं। दुनिया कहती है कि 21वीं सदी एशिया की है, लेकिन भाई, यह सदी सिर्फ एशिया की नहीं, भारत की है। क्योंकि जिस देश की संस्कृति हजारों साल टिक जाए, जिस देश का ज्ञान काल को मात दे दे, जिस देश के युवाओं में आग हो, जिस देश का विज्ञान चांद और मंगल छू ले, उस देश का भविष्य कोई नहीं रोक सकता। हमारी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये याद दिलाती है कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। भारत का भविष्य सरकार तय नहीं करती, हम तय करते हैं, आप तय करते हैं। हर वो इंसान तय करता है जो अपने देश से प्यार करता है और अपने सपनों के लिए खड़ा होता है। और भाई, अगर इस यात्रा ने तुम्हें भारत से प्यार करवाया है, भारत पर गर्व दिलाया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करें।